हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। तो आज से ये एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है आपके लिए। जो स्टूडेंट आईसीआर जेआरएफ या एएसआरबी नेट किसी भी सब्जेक्ट से देना चाहते हैं और उनके जनरल एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में अगर फोटोसिंथेसिस नाम का कोई टॉपिक है तो ये मान के चलो ये क्लास आपके लिए है। जो भी आपके जैसे एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम होता है, आईसीआर जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, जैसे एग्रोनॉमी से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं या प्लांट साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके में फोटोसिंथेसिस या फिजियोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स करते क्या है, मेन कोर पे जो है वो ध्यान दिए रहते हैं। जो 20% जनरल एग्रीकल्चर आनी है जिसमें फिजियोलॉजी भी शामिल है, उसको क्या करते हैं, बेसिकली अवॉइड करते हैं। अगर आप एग्रोनॉमी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाओगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिछले 2-3 साल से फिजियोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग जो है कुछ क्लासेस में लगभग 6 से 7 या 8-10 क्लासेस हो सकती हैं, उन क्लासेस में हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है या क्या फोटोसिंथेसिस होता है, इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस चलता कहाँ पर है, ठीक है, साइट क्या है उसकी, इसके अलावा पिगमेंट के बारे में हम बात करेंगे और जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है, जिससे कि सारे बच्चों को जो है इस क्लास का बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो जिसमें देखो पहले मैं बता देता हूँ, एग्जाम बता देता हूँ, एएसआरबी नेट और आईसीआर जेआरएफ या किसी भी ऐसे एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है, उसके लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, सारी क्लासेस जो है वो मेरे द्वारा रहेंगी, इसमें सिंपल सी बात है चलिए, बाकी थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है या फोटोसिंथेसिस क्या है। क्या फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब कोई ना कोई चीज बनना। तो बनता इसमें क्या है बेसिकली, तो आप ऐसे कह सकते हो सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड में क्या बनेगा, फूड में बनेगा ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इतना तो आपने बचपन में भी पढ़ाया गया होगा आपको कि लाइट की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो अब भाई पुरानी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, बचपना छोड़ते हैं और आगे की चीजें समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना समझ लेने से हमारा काम नहीं होगा, इतना समझ लेने से हमारा काम नहीं होगा, हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब फोटोसिंथेसिस करते कौन से प्लांट हैं? जितने भी आपके एंजियोस्पर्म हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब आप ये कह सकते हो ये न्यूट्रिशन खुद ही बनाते हैं, तो यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फूड बनाएंगे या न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जितने भी आपके हर्बीवोरस जीव जंतु है जो भी हैं, ठीक है, वो पेड़ पौधों पे ही निर्भर होते हैं, यानी कि जब तक पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे तब तक कि दूसरे का खाना नहीं बनेगा। तो इसका महत्व क्या है ये हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आज बेसिक क्लास है आपकी, तो इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ें हम बताते हैं। तो इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये फूड का स्रोत है, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड। फूड किस फॉर्म में बनेगा? फूड बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बनेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक, दूसरा ये किसका स्रोत है? ऑक्सीजन का, तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का भी क्या होता है? स्रोत होता है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है लाइट के प्रेजेंस में होगी, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उससे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ साथ में क्या भी बनता है? फूड भी बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड का स्रोत होता है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन का भी स्रोत होता है। ठीक, अब और भी समझते हैं, इसमें काफी सारी चीजें हैं तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे।
जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस। अब ये एनाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब, देखो भाई, एनाबॉलिक मतलब कि जब किसी प्रोसेस में कुछ बनता है, किसी ना किसी चीज का संश्लेषण होता है, या जब फूड का संश्लेषण हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। इसको एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि एनाबॉलिक प्रोसेस है, तब आप क्या बताओगे, एनाबॉलिक प्रोसेस है। कारण, ग्लूकोज बन रहा है इसमें, ये कारण है। दूसरा, ये क्या है, इंडरगोनिक प्रोसेस है, इंडरगोनिक, इसमें जो है लाइट एनर्जी यूज होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडरगोनिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें प्रोसेस। ठीक है, अब ये इंडरगोनिक प्रोसेस इसको क्यों कहा जाता है, तो आप लिख सकते हो, यहां पर आप सिंपली लिख सकते हो, लाइट एनर्जी इज यूज्ड, लाइट एनर्जी इज यूज्ड। इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी यूज होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इंडरगोनिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H2O स्प्लिटिंग, या इसको हम लोग बोलेंगे वाटर फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। अब इसका क्या सेंस है, वाटर फोटोलाइसिस का क्या मतलब है, यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग होगी इसमें, यानी कि जो H2O है वो आपका टूटेगा, किसमें टूटेगा, वो टूटेगा 2 हाइड्रोजन आयन में, ठीक है, प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसके साथ साथ जब प्लांट CO2 यूटिलाइज करेगा, जब CO2 भी तो इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा इस प्रोसेस में, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो होगा ये, जब सनलाइट लाइट होगी, ठीक है, लाइट होगी, लाइट और क्लोरोफिल, ये हम बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जब CO2 और वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, यानी 6 कार्बन, ठीक है, होती है H12O6। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या, ऑक्सीजन निकलेगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन तो निकलेगा ही निकलेगा इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन और प्लस वाटर, ये हो गया। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो जब कार्बन यहां पर यूटिलाइज हो रही है तो कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब उत्पाद बन रहा है, मेन प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीडेटिव रिडक्शन प्रोसेस है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज ऑक्सीडेटिव रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है भैया, ऑक्सीडेशन में देखो क्या हो रहा था, अभी हम आपको बताते हैं सिंपल तरीके से। देखो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, जब वाटर का स्प्लिटिंग हो रही है, जब वाटर की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, तब ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन कब होता है, जब यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि रिडक्शन तो तभी हो रहा है जब जो CO2 है उसी का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस इसलिए कहते हैं इसको, रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल है, बहुत बहुत ही सिंपल है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सोर्स है फूड का, ऑक्सीजन का सोर्स है। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है इसमें। ये एक इंडरगोनिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी यूज हो रही है। इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जब CO2 CO2 से ग्लूकोज बनेगा तो इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव रिडक्शन प्रोसेस हम लोग कहते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और नाम दिया गया है इसको, फिजिको केमिकल प्रोसेस। इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, उसका कारण है, हर चीज का बेटा कारण होता है, ठीक है।
फिजिको-केमिकल प्रोसेस। अब इसको फिजिको-केमिकल प्रोसेस क्यों कहा जाता है? फिजिको मतलब जब फिजिकल रेडिएशन यूज हो रही हो, ठीक है, तो ये फिजिको क्यों है? क्योंकि यूज ऑफ फिजिकल रेडिएशन, भाई फिजिकल रेडिएशन यूज हो रही है तभी तो ये फोटोसिंथेसिस हो रही है। मींस इसमें क्या होती है? लाइट यूज होती है। क्या यूज होती है? लाइट। इसीलिए फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल क्यों है? क्योंकि केमिकल में क्या है भाई, बन रहा है ना कोई ना कोई चीज, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस भी हम लोग बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये बहुत आसान है इसको समझना। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन एज फिजिको केमिकल प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, इंडरगोनिक, आई थिंक अब आपको सभी का मतलब जो है वो इजिली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ अर्ली, बहुत पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है, जिसमें एक वेरिएगेटेड एक्सपेरिमेंट है। क्या है? वेरिएगेटेड एक्सपेरिमेंट। वेरिएगेटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो वेरिएगेटेड एक्सपेरिमेंट्स में क्या होगा, हम आपको बता देते हैं ऐसे सिंपल तरीके से। वेरिएगेटेड एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट किस में किया गया है? वेरिएगेटेड लीफ में, ठीक है। ऐसे पूरा लिख लो, एक सेकंड पूरा लिख लो, को ना लीफ एक्सपेरिमेंट कर दो, तब लीफ। हम आपको लीफ पहले दिखाते हैं, ठीक है। 1 मिनट में हम आपको ये लीफ दिखा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एक लीफ दिख रही होगी, ये है वेरिएगेटेड लीफ, ठीक है। इस लीफ में आपको डिफरेंट टाइप के कलर दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पर आपको रेड कलर भी दिख रहा होगा, पिंक कलर भी दिख रहा होगा, ग्रीन कलर भी दिख रहा होगा, है ना। इसमें लाइट ग्रीन भी दिख रहा होगा, डार्क ग्रीन भी दिख रहा होगा, है ना। बहुत गहरा लाल भी दिख रहा होगा, मतलब कि कलरफुल लीफ है। जब कलरफुल लीफ है तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो है बेसिकली पिगमेंट पाए जाएंगे, मतलब एक पत्ती में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होंगे। तो यहाँ पर एक हम छोटी सी लीफ बनाते हैं जिसमें हम आपको पिगमेंट दिखाते हैं। ये मान लो लीफ है, ठीक है। इसमें मान लो ये पिंक कलर का भी पिगमेंट है, मान लो इस तरह एक पिंक लीफ भी है, ठीक है। मान लो रेड लीफ भी है, ऐसे ऐसे डिफरेंट पिगमेंट ही तो हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइट भी बना देते हैं, ठीक है। वाइट भी मतलब वेरिएगेटेड लीफ का मतलब है जो डिफरेंट पिगमेंट वाली लीफ है, कलरफुल लीफ है, ठीक है। और इसमें ग्रीन पिगमेंट भी होगा, ग्रीन पिगमेंट भी होगा। अब समझने वाली बात ये है, तो पूरी पत्ती में देखा जाए तो पूरी पत्ती में ग्रीन पार्ट भी है। ये क्या है? ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट, ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट में बेसिकली क्या होता है? ग्रीन पार्ट में पाया जाता है आपका ग्रीन पिगमेंट। सिंपल सी बात है, ग्रीन पार्ट में क्या होगा? कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। अब जो ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है, इन्हीं में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। इन्हीं में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, कंटेंस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा? क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। इट मींस हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो ग्रीन पार्ट है पौधे का, ये एसेंशियल होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ग्रीन पार्ट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्रीन पार्ट जो है पौधे का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए एसेंशियल होता है? वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। ये हमें पता लगा किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? वेरिएगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, आई थिंक अब आपको ये एक्सपेरिमेंट एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट्स, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है, यानी कि हाफ लीफ में ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लो ये कोई पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती आपको पूरी दिखाई दे रही होगी अच्छे से, बहुत क्लियरली आप पत्ती ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया, इस आधी पत्ती में बेसिकली किया क्या गया, आधी पत्ती को ब्लैक पेपर से ढका गया। आधी पत्ती को किससे ढका गया, ब्लैक पेपर से ढका गया। तो हम ये आधी पत्ती को ना ब्लैक पेपर से ढक देते हैं, ठीक है, ये लो दिख रहा है, हमने आधी पत्ती पे क्या डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, ठीक है, ये दिस इज ब्लैक पेपर, ब्लैक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब आप आधी पत्ती को ब्लैक पेपर से ढक दोगे तो क्या पत्ती पे लाइट पहुंचेगी, इतनी आधी पत्ती पे लाइट पहुंचेगी, बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। हम यहां लिख सकते हैं नो लाइट, नो लाइट, यहां पर लाइट नहीं होगी। तो जब बेटा लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो लाइट के प्रेजेंस में ही हो रहा है ना। तो नो फोटोसिंथेसिस, यस और नो, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, नो ग्लूकोज, नो ग्लूकोज, ठीक है। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, तो नो स्टार्च। तो इससे हमें पता चला था कि भाई ये जो आपका स्टार्च है, ये जब तक पत्ती को लाइट नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं बनेगा, मतलब कि लाइट एसेंशियल है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, क्योंकि आधी पत्ती को जब हमने ब्लैक पेपर से ढका तो इसको लाइट नहीं मिली, लाइट नहीं मिली तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो इसमें क्या है, ग्लूकोज नहीं बना, मींस फूड नहीं बना, तो फिर स्टार्च भी नहीं बना, सिंपल। अब इतनी पत्ती को लाइट मिलेगी, यस और नो, इतनी पत्ती को लाइट मिलेगी। जब इसको लाइट मिलेगी तो यहां पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। जब यहां पर फोटोसिंथेसिस होगी तो मींस ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बनेगा तो फिर स्टार्च भी बनेगा, स्टार्च। तो मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट से पता चला लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंपल, बताओ समझ में आ गया। इसी एक्सपेरिमेंट को हमने कहा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जब यहां पर स्टार्च बना तो मतलब कि हम इसे कह सकते हैं पॉजिटिव, हमें मिला पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट, डन, बहुत सिंपल, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को हमने कहा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े, बाकी के एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके काम के नहीं है, ठीक है। बस हम आपको एक दिन क्या करेंगे, वो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितने भी जिन साइंटिस्ट्स ने अलग अलग चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उनके कभी कभी नाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो किसके बेस पे किसके लिए किया एक्सपेरिमेंट, है ना, किसमें पता चला कि वाटर इंपॉर्टेंट है इसके लिए, किसमें पता चला CO2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक लिस्ट बना के हम आपको दे देंगे, जिससे कि आप आसानी से पढ़ पाएंगे, क्लियर। अब हम आपको बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो क्या है, ठीक। तो देखो, फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट एब्जॉर्ब इनटेक करेगा तो ये वाटर के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा, ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक। और यहां पर क्या बनेगा, वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर, सिंपल, ऑक्सीजन और
वाटर। तो यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये किसके प्रेजेंस में बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो लाइट की उपस्थिति में ये होगा, लाइट की उपस्थिति में होगा, और किसकी वजह से होगा, किस पिगमेंट की वजह से, तो क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है, ये तो पता ही होगा। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा बाई प्रोडक्ट। क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस के अगर आपसे पूछा जाए कि बाई प्रोडक्ट कौन से हैं, तो वो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन और वाटर है। ग्लूकोज जो होता है वो आपका होता है मेन प्रोडक्ट। क्या होता है, मेन प्रोडक्ट। ग्लूकोज मेन होता है, बाकी के बाई प्रोडक्ट होते हैं, बाकी के बाई प्रोडक्ट होते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट वाटर यूटिलाइज कर रहा है, क्या वही वाटर जो है वो यहां पे निकल जाता है? क्या वही वाटर है, सेम वही वाटर है, एग्जैक्ट इनटेक किया और इधर निकल गया? नहीं, ये जो कहलाएगा आपका वाटर, ये कहलाएगा सिंथेटिक वाटर। क्या कहलाएगा, सिंथेटिक वाटर। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये दूसरा पानी है। अब ये कैसे बना है इसको समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन आयन जो आपको यहां पर वाटर में दिख रही है, वो हाइड्रोजन आयन आई है कहां से, यहां से, H2O से। जो हाइड्रोजन यहां पर आपको दिख रहा है वो बेसिकली कहां से आया है, यहां से आया है, इस वाले H2O से आया। और जो आपको ऑक्सीजन दिख रही है वो बेसिकली ये वाली ऑक्सीजन नहीं है, वो CO2 वाली ऑक्सीजन है। ये यहां पर जो ऑक्सीजन दिख रही है आपको, ये ऑक्सीजन जो है वो कौन सी वाली है, वो CO2 के साथ जो आपको दिख रही है वो ये वाली है। इसीलिए इस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक वाटर बोलते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये आपकी न्यू इक्वेशन है, सिंपल। यही आपके एग्जाम में पूछी जाए, सिंपल है। ये ग्लूकोज है, मेन प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछा जाए मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो आपका ग्लूकोज है। अगर बाई प्रोडक्ट की बात की जाए तो बाई प्रोडक्ट दो हैं, ऑक्सीजन है और साथ ही साथ में आपका सिंथेटिक वाटर है। तो अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि मान बताइए कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस में निम्न में से बाई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका ग्लूकोज रहेगा। तो आपको लगेगा कि इनसे बना जो प्रोडक्ट है वो सभी बाई प्रोडक्ट है, नहीं, मेन और बाई में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मेन हमारा यही है, ग्लूकोज, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको इसमें क्लियरिटी हो गई होगी कि मैं क्या बेसिकली कहना चाहता हूं, और आपको जो समझना होगा वो आप समझ चुके होंगे। क्यों भाई, समझ में आ रहा? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली होती कहाँ है ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो सभी को बेसिक फंडा पता ही होगा कि एक हरी पत्ती में होगी, इन दी ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ। ये कहां पर होगा, हरी पत्तियों में होगा, सभी में नहीं। पौधे के हर पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ कहां पर होगी, हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक। अब हम यहां पर एक पत्ती बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो लीफ है, ठीक है, साफ दिख रही होगी आपको। अब इस पत्ती में क्या पाए जाते हैं, इस पत्ती में पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स। जो आपके मीजोफिल सेल्स हैं ये किस शेप के होते हैं, ये होते हैं भैया ओवल, ओवल और राउंड शेप, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हरी पत्ती में आपके पाए जाते हैं क्या, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स, ठीक। और मीजोफिल सेल्स में अरेंज होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो मीजोफिल सेल में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कंटेंस, मीजोफिल कंटेंस क्लोरोप्लास्ट, इसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिनमें फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। इसमें आपके क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, ठीक। और जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं ये मीजोफिल सेल्स में अरेंज होंगे,
ठीक है, यानी कि यहां पर आपको मीजोफिल सेल्स दिख रही हैं, इनमें ही आपके क्लोरोप्लास्ट अरेंज होंगे। ठीक है, अब वो अरेंजमेंट कैसा होगा वो डिपेंड करेगा लाइट इंटेंसिटी पे, मतलब कि पौधे पर कितनी लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो जो लाइट पड़ रही है पौधे पे उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी ही डिसाइड करेगी कि पौधे के अंदर जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं, लिख लो, क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज इन मीजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट plasts are arranged in mesophyll cells so that they can have optimum light for photosynthesis। बिल्कुल, इन्हीं की वजह से तो फोटोसिंथेसिस हो पाती है। ठीक है, इन्हें लाइट मिल पाती है, लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। डन। अब हम आपको समझाते हैं कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो कैसे डिसाइड करेगी मीजोफिल सेल के अंदर जो भी क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अरेंजमेंट को। ठीक है, तो यहां पर हम जो है 3 मीजोफिल सेल बनाते हैं, तो और ये क्या है, मीजोफिल सेल। ठीक, ये मीजोफिल सेल। ठीक, और यहां पर हम दिखाते हैं कि लाइट, हाई लाइट इंटेंस, ठीक है, इधर लो लाइट, इधर मॉडरेट। समझना आप, इधर इस मीजोफिल सेल पे पड़ रही है मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, इस वाले पे है लो और इस वाले पे है हाई। और अब देखो मीजोफिल सेल के अंदर क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात है, यही तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लोरोप्लास्ट जो है किस तरीके से अरेंज होंगे अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है। तो मीजोफिल सेल्स में इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो इनका जो मीजोफिल में अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा, इंसिडेंट लाइट के पैरेलल। इंसिडेंट लाइट के पैरेलल मतलब जो लाइट लीफ पे पड़ रही है, मीजोफिल सेल्स पे पड़ रही है, उसके पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर ये रैंडम इनका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम रहा तो फिर ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन पे पड़ेगी और ये खराब हो जाएंगे, फिर इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिख लो, क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड किसमें, मीजोफिल सेल में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड टू पैरेलल, पैरेलल अरेंज टू, अरेंज्ड पैरेलल, सॉरी, पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, या आप कह सकते हो कि जो आपका मीजोफिल सेल है उसकी जो बाल है, ठीक है, उसके लेटरल होते हैं। ठीक है, और जब लो लाइट इंटेंसिटी हो तो ये अरेंज होते हैं कैसे, 90 डिग्री टू इंसिडेंट लाइट। 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री का मतलब होता है कि मान लो ये मीजोफिल सेल है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, लाइट सीधी पड़ेगी और ये सीधा सीधा है। ठीक है, और इनका इनका जो कोण देखोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्या आएगा, 90 डिग्री कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बोले जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट आर अरेंज्ड एट, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट इसमें, प्लास्ट आर
अरेंज्ड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री टू इंसिडेंट लाइट। बहुत सिंपल, ठीक है। और इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो रैंडम होगा, इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, रैंडम, ठीक है। तो रैंडम अरेंजमेंट। अब देखो समझो इस चीज को कि अगर ये पैरेलल नहीं होंगे, ये पैरेलल नहीं होंगे इंसिडेंट लाइट के, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ेगा रेडिएशन का, जिसकी वजह से खराब हो सकते हैं। यहाँ पर लो लाइट इंटेंसिटी है तो इन्हें कैसे आने की जरूरत पड़ रही है, 90 डिग्री, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके। इधर रैंडम अरेंजमेंट है तो इसलिए मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी वाली की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इसी की होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सवाल सीधे पूछा जाएगा कि हाई लाइट इंटेंसिटी में मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा होगा, लो लाइट इंटेंसिटी में मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा होगा, मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट मेसोफिल सेल्स के अंदर कैसा होगा, ठीक है। आराम से आप अब बता सकते हो कि रैंडम कब होगा, पैरेलल कब होंगे और 90 डिग्री टू इंसिडेंट लाइट कब होंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पिगमेंट्स की। किसकी बात करेंगे? पिगमेंट, क्योंकि अब हम देखो पिगमेंट कौन कौन से जरूरी हैं, पिगमेंट कौन कौन से जरूरी हैं ये हम आपको अब बता दें, ठीक है। तो आपका पहला है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है। दूसरा है क्लोरोफिल, इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं मैं ना, बी। और तीसरा है आपका जेंथोफिल, जेंथोफिल, ठीक। और चौथा है कैरोटीन, कैरोटीन। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? कैरोटिनॉइड। ये आपके जो भी बुक्स होती हैं, है ना, उसमें ये कैरोटिनॉइड्स दिया होगा, उसमें ये कैरोटिनॉइड्स दिया होगा, जबकि कैरोटिनॉइड्स में दोनों आ जाते हैं, मीजो जेंथोफिल और कैरोटीन। बेसिकली जो आपकी बुक्स हैं उनमें क्या किया गया, कैरोटिनॉइड लिख दिया अलग, फिर जेंथोफिल अलग दिया, तो उससे क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं वो दोनों एक ही, मतलब एक ही के अंतर्गत आते हैं। तो कैरोटिनॉइड याद रखना, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं भी लिखता हूँ तब भी आप इसको समझ सकते हो, तब भी आप इसको समझ सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ गए सभी लोग, है ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इनके थोड़े से कलर की बात कर लेते हैं कि जो आपका क्लोरोफिल ए है ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है। कैसा होता है? ब्लू ग्रीन, ठीक है। दूसरा आपका ये क्लोरोफिल बी जो है ये आपका येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन होता है। जेंथोफिल जो है वो आपका येलो होता है। और जो कैरोटीन है वो आपका कह सकते हो आप लोग येलो ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। ये आपके कलर हो गए। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम और भी धीरे धीरे जानते हैं, ठीक। तो जैसा कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेज, है ना। जो आपका क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, इस शॉर्ट में कैसे कहेंगे? CHL, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं मेन पिगमेंट, इसको कहा जाता है मेन पिगमेंट, मेन पिगमेंट, या इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल यूनिवर्सल पिगमेंट, ठीक है, यूनिवर्सल पिगमेंट, ठीक है। ये आपका ए है। अब आपके दिमाग में होगा सर ये मेन है तो बाकी के फिर क्या है? बाकी के बेकार हैं, सिर्फ बाकी के बेकार हैं। बेकार का मतलब क्या है? तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे बचा क्या है आपका? क्लोरोफिल बी बचा है,
तो चौथा आपका कैरो। ठीक, ये आपके कहलाते हैं एसेसरी। क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं एसेसरी पिगमेंट। ये आपके क्या कहलाते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? क्या आपके दिमाग में अब एक सवाल आ सकता है कि पत्ती के अंदर सर 4 तरह के पिगमेंट पाए जा रहे हैं, आपने 4 तरह के हमें बताए, जिसमें हमने पहला क्लोरोफिल ए बताया, दूसरा बताया क्लोरोफिल बी, तीसरा बताया ज़ेंथोफिल और चौथा बताया हमने कैरोटीन। तो इसमें एक मेन है, बाकी के एसेसरी हमने कह दिए। तो क्या एसेसरी पिगमेंट नहीं हुए, सिर्फ मेन पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, तो क्या उसकी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी उतनी होगी जितनी इनके साथ में थी जब ये साथ में थे? नहीं। यानी कि इनका होना जरूरी है, क्योंकि इनका होना जो है एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको, क्लोरोफिल ए को। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल 5 उंगली है आपके हाथ में, और 5 उंगली में अगर आप मुट्ठी बांधोगे तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसी के मारोगे तो तेज लगेगी। अगर मान लो 5 उंगली में से हम जो है वो आपकी 4 उंगली काट दें, अंगूठा बचा लें, या आपको जो लगता है कि ये हमारी मेन उंगली है, मान लो हमने कह दिया कि हमारी मेन उंगली ये है, तो हम ये 4 काट देते हैं सर, तो क्या एफिशिएंसी उतनी ज्यादा रहेगी? नहीं रहेगी। तो यानी कि जो आपकी एसेसरी पिगमेंट हैं, जो एसेसरी पिगमेंट हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। इनकी रेंज डिफरेंट होती है। ठीक है, ये डिफरेंट रेंज की जो भी वेवलेंथ है उसको, सिंपल है। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब वेवलेंथ, absorb wavelength of different range, डिफरेंट रेंज की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, पहला काम। ठीक है, अब सोचो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है, जिसकी वजह से इंक्रीज फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, अभी आगे बताएंगे हम इसको, सिंथेटिक एफिशिएंसी। यानी कि इस सीरीज में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, अगर आपने शुरू से लेके एंड तक जो है वो पूरी क्लासेस देख ली, तो ये मान के चलो कि फिर आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, स्पेशली एसआरबी नेट और जेआरएफ के एग्जाम में, तो वो आप 100% सही करके आओगे, इस बात की हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए। हाँ, और दूसरा ये क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को। तो आप किससे प्रोटेक्ट करते हैं सर? फोटो ऑक्सीडेटिव रेडिएशन से, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, एक लिख देता हूं मैं, इट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। या इसको हम सोलराइजेशन से बचा, तेज धूप से बचा लेता है, हाई लाइट इंटेंसिटी से ये बचा लेता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये सिंपल समझ लो, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, शील्ड का काम करता है, इसीलिए इसे शील्ड पिगमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे इट इज आल्सो नोन एज शील्ड पिगमेंट। ठीक है, ये भी लिख लेना आप लोग, आल्सो नोन एज शील्ड पिगमेंट। शील्ड, ये शील्ड का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझ लो कि इससे एफिशिएंसी फोटोसिंथेसिस की ज्यादा इसलिए होती है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब एक कंपनी में सिर्फ एक लोग काम करें तो क्या उतना एफिशिएंट काम कर पाएगा? नहीं, उसमें कई लोग काम जब करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उसका टर्नओवर ऐसे बढ़ेगा। समझ मेरी बात? तो वैसे ही है। और ये
फोटो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन मतलब सोलराइजेशन, मतलब हैवी रेडिएशन से इसको बचाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होगी। तो याद रखना पिगमेंट 4 प्रकार के होते हैं, पिगमेंट 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए ये मेन पिगमेंट है या इसे यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। बाकी क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल और कैरोटीन जो है वो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, या इसे हम शील्ड पिगमेंट भी कहते हैं। ये मैंने नीचे लिख दिया है, शील्ड पिगमेंट, ठीक है, या इसको हम लोग एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल। ये भी अगर पूछा जाए तो आप आराम से लगा लें, ठीक है। तो ये है आपका आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करने के लिए थंबनेल पे आपने देखा होगा कि हम इसमें इंपॉर्टेंस हम आपको बताने वाले थे, अर्ली एक्सपेरिमेंट बताने वाले थे, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है ये बताने वाले थे। तो हमने सारी चीज़ें जो है वो आपको बता दी हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा वो आएगा लाइट रिएक्शन पे, ठीक है, कि लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। लाइट रिएक्शन की कंप्लीट डिटेल हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वेट करिए। ये नेक्स्ट डे जो है, जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उसके नेक्स्ट डे जो है वो आपको लाइट रिएक्शन का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सीरीज आपको पूरी कंप्लीट करनी है, साथ साथ में जो है जो हम यहाँ पर लिखा रहे हैं उसका प्रॉपर जो है वो आप नोट्स बनाते रहेंगे, जिससे कि आप जब कोई एग्जाम देने जाओ तो उसके रिवीजन को आसानी से आप कर पाओ। कभी कभी क्या होता है कि हम रिवीजन की कमी की वजह से जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन में गलत कराते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ना डायरेक्ट किताबों से चीजें पढ़ी होती है, हमने कोई नोट्स नहीं बनाया होता है। तो अब किताबों से आप डायरेक्ट रिवीजन करोगे तो फिर दिक्कत तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। चलिए इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट ICAR JRF एग्रोनॉमी का एग्जाम देना चाहते हैं या ASRB नेट एग्रोनॉमी का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के 2026 के लिए बैचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। दोनों के बैचेस 26 के लिए अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट करना है, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, और वहां पर जो है ICAR JRF और ASRB नेट में से अगर आपको किसी भी एक बैच में एनरोल करना है तो उस पर सिलेक्ट करके बैच पे जाना है, और आपको डिस्काउंट के लिए Y826A कोड लगा लेना है, ठीक है। इस कोड को लगाने के बाद इन दोनों बैचेस पे आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल में इस एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं और इसमें इसकी तैयारी करवाने वाले हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये जो बैच है ये आपका 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ ना, बाद में आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करो। इन दोनों एग्जाम्स में कुछ जो सिलेबस है वो आपका सिमिलर है, ठीक है। तो वो सिमिलर जो सिलेबस है वो कुछ समय तक जो है वो आपका एक साथ पढ़ाया जाएगा। मींस अगर फोटोसिंथेसिस इसमें है और इसमें भी है तो फोटोसिंथेसिस बेटा वही रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। तो दोनों की जो क्लासेस हैं कुछ समय तक के लिए एक मिलेंगी, और जैसे ही दो सिमिलर वाला सिलेबस आपका खत्म होगा इन दोनों बैचेस को हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसकी क्लासेस फिर अलग हो जाएंगी, इसकी क्लासेस फिर अलग हो जाएंगी, ठीक है। बाकी इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो कोड इस्तेमाल करें, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और हाँ, ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।